तो कैसे हैं आप लोग? नहीं यार, ये तो कैरी वाला हो गया। तो यार कैसे हो तुम सब लोग? वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ वेब। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर ही रहे हैं तो ढंग से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और उससे प्रोग्रेस ऑन करेंगे टू बिकम अ गुड वेब डेवलपर। छोटे मोटे कोर्सेज निकालता रहूँगा मैं इस चैनल पे भी, सिंगल वीडियो कोर्सेज, ऑल दैट स्टफ। तो वो सब होता रहेगा। लेकिन इस वीडियो का जो मोटिव है, इस वीडियो में जो मैं चाह रहा हूँ करना, वो ये है कि डेवलपर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन आप अगर स्टैंड आउट करना चाहते हो क्राउड से, देन आपको रिक्वायरमेंट होती है कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का पता होना जो कि बाकी लोगों को यूजुअली नहीं होता। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, मोस्ट ऑफ द ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह में आप चीज़ें पढ़ लोगे, HTML CSS वगैरह वगैरह, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपीरियंस है और आपकी जो नॉलेज है अबाउट सर्टेन एज केसेस या सर्टेन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो आपको डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम द क्राउड। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ वेब डेव से। दैट इज़ कि ये पूरा इंटरनेट का सिस्टम काम कैसे करता है, पहली चीज़। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह बना लेते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, सब कुछ होते हैं, उनकी जॉब्स भी होती हैं इनफैक्ट वो, लेकिन उनको एट द एंड ऑफ द डे ये पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं और वो चीज़ जो कर रहे हैं वो काम कैसे करती है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि बहुत ही बेसिक कि वेब कैसे चलता है इनफैक्ट। ठीक है, तो मैं अपनी ही साइट का एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। जो लोग आ रहे हैं कोडडैम यूट्यूब चैनल से, उनको पता है coddam.com है साइट। जो लोग नए हैं, coddam.com बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो तुम यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स वगैरह सीखने के लिए। तो जब तुम कोई भी एक वेबसाइट ब्राउज करते हो, जैसे coddam.com हो गई, तो क्या हो रहा है? पहली चीज़ तो ये देखो कि तुम एक coddam.com जब तुम ब्राउज कर रहे हो तो ये एक्चुअली coddam.com नहीं है, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। HTTPS, फिर कॉलन, फिर 2 स्लैश, फिर coddam, फिर डॉट, फिर कॉम। तो यहाँ पर ना यार एक्चुअली हो बहुत कुछ रहा है। मतलब इंटरनेट ने हमें ऐसा एक कस्टमाइज्ड बना दिया है कि हम इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर तुम इसको समझने बैठोगे ना, दिस इज़ अ आर्ट। ठीक है, तो थोड़ा इसको और गौर से देखते हैं। मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करा है, अगर कोई फॉलो अलोंग कर रहा तो यहाँ कंसोल में जाके थोड़ा ये, क्योंकि जूम इन हो जाएगा इसलिए मैं चाह रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर दूँगा। तो इस पे अगर थोड़ा हम गौर फरमाएं तो हो क्या रहा है? पहली चीज़ तो ये देखो कि ये HTTPS है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, क्या हो रहा है, क्या सीन है, उसके बारे में करते हैं बात। तो ये जो चीज़ है ना, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड ये जो S है इसकी बात करते हैं, ये बस इसका मतलब होता है सिक्योर। लेकिन ये जो HTTP है ना, ये है बेसिकली भाई असली चीज़। ठीक है, असली चीज़ क्या है? ये HTTP। क्यों असली चीज़ है? क्योंकि HTTP जो है ना, इट इज़ अ प्रोटोकॉल, जस्ट लाइक इसके फुल फॉर्म में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन एक प्रोटोकॉल जो होता है वो बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है दो कंप्यूटर्स के बीच का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, इवन दो इट्स वन वे, तुम सिर्फ मेरे को सुन पा रहे हो, तुम अगर कुछ बोलते हो अभी लैपटॉप पे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। सो दिस इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ वन वे, राइट। लेकिन तुम्हें समझ आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? अब अगर यही वीडियो कोई चीनी बंदा देख रहा है या फिर कोई अंग्रेज़ देख रहा है जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज उसका, तुम कह सकते हो, उसका प्रोटोकॉल और मेरा प्रोटोकॉल मिसमैच हो रहा है। ठीक है, हिंदी अपना प्रोटोकॉल हम मान सकते हैं, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं सर्टेन कुछ ग्रामर फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ रूल्स फॉलो कर रहा हूँ हिंदी के कि ये साउंड आनी चाहिए, इसके बाद ये वर्ड आना चाहिए। तो ये सॉर्ट ऑफ एक प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, तो HTTP जो है वो प्रोटोकॉल है जो ब्राउजर्स यूज करते हैं। रिमेंबर, जो ब्राउजर्स यूज करते हैं नेटवर्क्स के ऊपर ऐसे वेब पेजेस लोड करने के लिए। ठीक है, HTTP जो है वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल है आउट ऑफ मेनी प्रोटोकॉल। ठीक है, सिर्फ एक है, लेकिन आई बिलीव ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडेस्ट यूज प्रोटोकॉल है, बिकॉज ब्राउजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और वेब इज़ लाइक वेरी वर्सेटाइल। तुम फोन्स पे देख लो, तुम कंप्यूटर्स देख लो, कितने लोगों के हैं, सबके पास ही है। तो HTTP इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स यूजिंग विच दो कंप्यूटर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं
विद द हेल्प ऑफ अ ब्राउज़र, जो कि इंटरनेट बेस्ड वेब पेजेस होते हैं। तो अगर तुम google.com विजिट कर रहे हो, अगर मैं google.com पे जाऊँ तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो HTTPS है ना। HTTP का कोई सीन नहीं है मतलब HTTP पेजेस भी होते हैं। अगर तुम example.com पे जाओ तो ये देखो, इस पे वैसे क्रोम दिखा नहीं रहा, देखते हैं ऑलवेज शो फुल URL। तो अब देखो HTTP example.com है ना। तो क्या रहा है यहाँ पर हो ये रहा है कि HTTP तो एक हमने इस्टेब्लिश कर दिया रूल, ठीक है, और मैं तुम्हें इसका थोड़ा इन डेप्थ भी दूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन जैसे जैसे हम, मतलब ये तो 90s की बात हो गई, 1990s की बात हो गई कि हम HTTP वगैरह वेब वगैरह लाए, ठीक है, तो ये सब हो गया उसके बाद हमने रियलाइज़ करा कि यार सीन ये हो रहा है अब कि अगर जैसे दो कंप्यूटर बात कर रहे हैं ना, और तुम सपोज वाईफाई वगैरह पे हो, तो हैकिंग वैकिंग तुम सबने सुना ही होगा, ठीक है, सबको पता ही होता है थोड़ा बहुत। तो हैकिंग वैकिंग का मेन जो प्रॉब्लम यहाँ पर HTTP में आ जाता है वो ये आ जाता है कि जो राउटर है ना तुम्हारा, जो एक्चुअली ट्रांसमिट कर रहा है पैकेट्स, जैसे तुम्हारा कंप्यूटर जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड है ना। अब तुम्हारा वाईफाई जो है वो राउटर दे रहा है, एक वायरलेस डिवाइस। तो जो तुम्हारा राउटर है, ऐसे सोच लो कि जो राउटर है, सपोज अगर तुम उस राउटर को कंट्रोल नहीं कर रहे पर्सनली, मतलब तुम ओन नहीं करते उसको, कोई और बंदा ओन करता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो बंदा तुम्हारा पूरा ट्रैफिक देख सके कि तुम कौन सी साइट पे विजिट कर रहे हो, तुम क्या चीज़ अपलोड कर रहे हो, तुम्हारा यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, सब कुछ देख सकता है वो बंदा। क्यों? क्योंकि ये जो HTTP जो है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल तो है लेकिन ये एकदम प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है। जैसे ये प्रोटोकॉल का एक, अगर मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल दूं, इस प्रोटोकॉल का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि गेट ये होस्ट google.com, और सपोज गेट भी नहीं, अगर मैं पोस्ट का एग्जांपल दूं, पोस्ट लॉगिन होस्ट google.com/login, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज है जो तुम्हें तो शायद मीनिंगफुल ना लगे, लेकिन अगर एक ब्राउज़र किसी सर्वर को ये मैसेज भेज रहा है तो वो सर्वर समझ जाएगा कि ये बंदा क्या करना चाह रहा है। उस सर्वर को पता चल जाएगा, ओ ये बंदा तो लॉगिन करना चाह रहा है गूगल में, ठीक है, और इस बंदे का यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड है एडमिन, अब मेरे को जरा डेटाबेस वगैरह चेक करने दो। तो वो तो चलो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि तुमने ये रिक्वेस्ट तो भेज दी, लेकिन जो तुम्हारा राउटर है ना बीच का, उसको अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो ये चीज़ देख सकता है, और बेसिकली देख तो पूरा ही सकता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट इसमें होगा। तो इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए इसको बोलते हैं मैन इन दी मिडल अटैक, MITM भी बोलते हैं इसको। ज़्यादा सिक्योरिटी में अभी घुसेंगे नहीं, लेकिन जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए। या फिर स्निफिंग भी, स्निफिंग या ईवस्ड्रॉपिंग, EAVES कुछ भी बोल लो, ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि बीच में घुस रहे हो तुम दो कंप्यूटर्स के कम्युनिकेशन के। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या हुआ कि हमने पहली चीज़ तो एक, मतलब प्रोटोकॉल हमने सेम रखा, HTTP ही रखा, लेकिन HTTP के ऊपर ना एक सिक्योरिटी लेयर चढ़ा दी, है ना। प्रोटोकॉल हमने सेम नहीं करा, मतलब मैसेज अभी भी सर्वर को यही जा रहा है। अगर हमने प्रोटोकॉल चेंज करा होता ना तो कुछ मैसेज चेंज हो जाता है, जैसे सपोज ये हो गया कि हमने इसको ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब जो भी है, मैसेज एट द एंड ऑफ द डे स्टिल यही है, सर्वर को यही दिखता है। लेकिन ये जो S है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो मैसेज है ना, ये एनक्रिप्टेड होके जाता है, मतलब ये बन के जाएगा कचरा। और ज़रूरी नहीं है ये कचरा सिर्फ ये अल्फ़ाबेट्स या फिर ये स्टार वार हो, हैश वैश हो, ये कचरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी तुम शायद समझ ना पाओ, लेकिन तुम्हें जो कैरेक्टर्स दिखते हैं स्क्रीन पे, उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक कैरेक्टर अगर तुम देखो जो एक बाइट में स्टोर होता है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो तुम्हारे ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, तुमने A लिख दिया या C लिख दिया या D लिख दिया, या जैसे हम अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें भी पोस्ट लिखा हमने, तो ये पोस्ट क्या है, 4 कैरेक्टर का बना है ना, कोई शक तो नहीं है इसमें किसी को भी। तो पोस्ट, इस एक एक कैरेक्टर को मैं एक एक उसमें चेंज कर सकता हूँ ना, एक एक नंबर में उसकी ASCII वैल्यू के लिए। ASCII वैल्यू बेसिकली एक मैपिंग होती है हर कैरेक्टर की एक नंबर से, जैसे P को मैंने 22 दे दिया, ठीक है,
ओ को मैंने सपोज करो 11 दे दिया, ये गलत एस का ही वैल्यूज़ है, इसको समझ मत लेना, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एस को मैंने 9 दे दिया, टी को मैंने सपोज करो 4 दे दिया, ठीक है। तो अब अगर इस मैसेज को मेरे को ट्रांसमिट करना है कंप्यूटर्स में, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे 4 ये लिख लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर 22 को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा बाइनरी में। अब मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा कि कैसे करेंगे, बट समझ जाओ कि मान लो कि ये वैसे ही हो रहा है, ठीक है, और ये लो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पोस्ट इन बाइनरी। अब ये मैसेज जब मेरे पास आ गया तो इसको मैं एज इट इज़ ऑन दी नेटवर्क सेंड कर दूंगा, ठीक है। और सारे कंप्यूटर्स हमें पता है कि 0101 में बात करते हैं, तो तुमने बेसिकली एक स्ट्रिंग को नंबर में पहले करा और नंबर को बाइनरी में कर दिया। तो ये वाला जो मैसेज है, ये कोई भी बंदा बैठा हुआ जो बीच में है वो देख सकता है, अगर वो HTTP यूज़ कर रहा है। HTTPS के साथ इस मैसेज को हम लेंगे, और जो तुम्हारा कंप्यूटर है ना, वो बेसिकली एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो नहीं है, बट ये थोड़ा डेप्थ में समझने वाली चीज़ है। तो एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम RSA वगैरह है, जो भी सर्वर वगैरह डिसाइड करते हैं आपस में, सर्वर और क्लाइंट, उसको यूज़ करके दिस विल ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ डिफरेंट मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो दैट माइट नॉट बी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, है ना। सपोज जैसे मैंने तुम्हें बोला कि सिर्फ 0000 से लेकर 1000 इतनी रेंज तक ही जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंटेबल है ना। तो अगर सपोज इसने एक ऐसा मैसेज बना दिया जिसकी वैल्यू ऐसी आ रही है कुछ, या सपोज उसका पहला बाइट जो है वो ऐसा है, तो ये चीज़ तो प्रिंटेबल हुई नहीं अब, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि सिर्फ यहीं तक प्रिंटेबल होते हैं, तो ये अनप्रिंटेबल कैरेक्टर हो गया, है ना। तो ये बेसिकली प्लेन टेक्स्ट मैसेज नहीं रहा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हो सकता है इसमें तुम्हें ऐसे कैरेक्टर्स भी मिले जब HTTPS तुम यूज़ कर रहे हो, और इनफैक्ट मिलते हैं, हो क्या सकता है ऐसे कैरेक्टर्स भी मिले जो कि तुम पढ़ नहीं पाते ऑन स्क्रीन। सो इसके लिए अलग टूल्स होते हैं डीबग वगैरह करने के लिए, तो वो अभी लाइट लेते हैं। इसके अलावा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो था कहाँ थे हम, हाँ, HTTPS पे। HTTPS हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब ये जो है, ये बेसिकली इट्स जस्ट अ कन्वेंशन कि तुमने एक बार प्रोटोकॉल लिख दिया तो तुम इसको ऐसे सेपरेट करते हो। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है तुम्हारा होस्ट नेम, ठीक है। अब ये होस्ट नेम हो सकता है तुम्हारा sub.coddam.com, या यहाँ पर अगर कोई सब डोमेन वगैरह कुछ भी है, कुछ भी रैंडम चीज़ है, उसको मैं बोल दूंगा पूरा एक होस्ट नेम, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर भी तुम्हें थोड़ा सा एनालॉजी दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट में, अगर मैं location.hostname लिखूँ, इसको समझना मत बट जस्ट समझ जाओ, तो मेरे को coddam.com दे रहा है, ठीक है। तो coddam.com यहाँ पर हो गया अपना होस्ट नेम। एक सेकंड यार, लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो coddam है, coddam.com है, ये जो चीज़ है, ये है तुम्हारा होस्ट नेम, जो कि बना है तुम्हारा एक डोमेन नेम प्लस तुम्हारा एक टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज मत याद रखना, बस जस्ट समझो कि चीज़ें ब्रेक डाउन हो रखी हैं छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डोमेन नेम है, बेसिकली जैसे बोलते हैं ना कि यार इसने ये डोमेन खरीद लिया या इसने वो डोमेन खरीद लिया, तो ये चीज़ें तुम खरीद सकते हो ऑनलाइन। ये जैसे मैंने भी coddam.com जो ऑनलाइन एक स्पेस खरीदा हुआ है, ठीक है, क्लाउडफ्लेयर से, एक कंपनी है। तो ये हो गया डोमेन नेम, और ये हो गया TLD, इसको शॉर्ट में TLD भी बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो जो TLDs होते हैं तुमने सुना होगा, .in होते हैं, .com होते हैं, .in तो अपना इंडिया का ही है ना, .us होते हैं, .tk होता है, .co.in होता है ना, .co.us होता है। अब तो वैसे कस्टम TLD भी आने लग गए, है ना। जैसे तुमने देखा होगा .google है एक्चुअली, अगर गूगल का तुम्हें ब्लॉग देखना हो ना एक्चुअली, तो वो blog.google है, blog.google.com नहीं है, blog.google है ना। तो ये थोड़ा सा वो है, थोड़ा ट्रिपी सी चीज़ है, बट स्टिल कस्टम TLD में जैसे ये हो गया, और भी बहुत सारे हैं, .tech आने लग गए हैं अब। इनफैक्ट तुम्हारे पास अगर बहुत ही अंधा पैसा है ना, तो तुम एक्चुअली यू कैन परचेज अ कस्टम TLD। उसके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स, गाइडलाइन वगैरह होते हैं, बट टेक्निकली इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ डोमेन लाइक me.mehul, है ना। तो पॉसिबल है, गूगल ने भी करा ही है, ठीक है। तो एनीवे, जो ये चीज़ TLD है, जब 90s की बातें थी और 2000 की बातें थी अर्ली,
तो उसमें काफ़ी कम ही थे, मतलब ये जो अपने टिपिकल जो स्टैंडर्ड थे ना वही सब थे, .in.com वगैरह थे। तो ये सीन था पहले। अब जैसे मैंने बोला कि तब तो तुम खरीद सकते हो, तो तुम्हें ये नॉलेज होनी चाहिए TLD वगैरह की क्या होता है, क्या सीन है पूरा। तो ये तुम्हारा TLD हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी हिडन इन्फॉर्मेशन भी है, यहाँ पर कुछ साइट्स लगा देती हैं www, जिसका आज की डेट में कोई मीनिंग नहीं है। पहले बोलते थे यार वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह है, चलो ठीक है, बहुत साइट्स यूज़ करती हैं, लेकिन अब बहुत साइट्स तुम्हें ऐसी मिल भी जाएंगी। इनफैक्ट कोड डैम पे भी मैं www नहीं इन्फोर्स करता कि तुम सीधा ही विजिट करो, ठीक है। तो कोई सीन नहीं है। तो ये जो www वाला पार्ट है, या फिर इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ भी है XYZ, ये जो छोटा सा पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड सब डोमेन, ठीक है। डोमेन तो तुम्हारा मेन पार्ट है, सब डोमेन तुम्हारा बेसिकली एक एक्सटेंशन सॉर्ट ऑफ चीज़ हो गई। जो डोमेन होता है ना, डोमेन के लिए तुम्हें पे करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे सब डोमेन्स होते हैं वो हमेशा फ्री होते हैं। तो जैसे अगर तुमने एक बार, जैसे मैंने codeam.com खरीद लिया, तो मैं कोई भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ ये सब डोमेन्स बना सकता हूँ, है ना। जैसे मैं ये बना दूँ, मैं ये बना दूँ, मैं कुछ भी बना दूँ बेसिकली। तो ये एक चीज़ हो गई। अगली चीज़ जो है वो थोड़ी और हिडन इन्फॉर्मेशन है, मतलब URL में ना, अगर तुम एक URL ही पकड़ लो, इस पे ही 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, ऐसी इतना इन्फॉर्मेशन है URL के अंदर अगर तुम डिग इन करो। तो इसको ही थोड़ा सा समझते हैं। और तो ये जो URL है, अब पहले तो मैंने बताया कि एक HTTP हो गया, HTTPS हो गया, वो हमने तसल्ली से सॉर्ट आउट करा। इसके बाद इस URL में ना TLD के बाद की इन्फॉर्मेशन यूजुअली हिडन होती है कॉमन पोर्ट्स के लिए। उसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जो तुम्हारा codeam.com जो तुम्हें URL में दिख रहा है ना, वो एक्चुअली ये URL नहीं है, वो URL एक्चुअली ये है। तो इसमें फ़र्क क्या है इस URL में? इसमें फ़र्क ऑब्वियसली तुम्हें ये तो दिख ही रहा है कि ये 443 मैंने ऐड कर दिया, लेकिन इसमें एक्चुअली फ़र्क क्या है? इसमें अगर तुम एक्चुअली फ़र्क देखना चाहो तो इसमें एक्चुअली फ़र्क ये है कि ये जो URL है, दिस इज़ बेसिकली रिक्वेस्टिंग अ सर्विस फ्रॉम अ रिमोट सर्वर ऑन पोर्ट 443। क्या बोल गया मैं ये बोल गया कि जो codeam.com जब तुमने ब्राउज़र में लिखा, पहले तो ये बात समझो कि तुम्हारे कंप्यूटर ने ना दुनिया में किसी दूसरे कंप्यूटर को कॉन्टैक्ट करा ये पेज निकालने के लिए। ये जो तुम इन्फॉर्मेशन देख रहे हो ना, ये फ्री में नहीं आ रही, है ना। ये जो तुम इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, ये किसी दूसरे कंप्यूटर से बात करी है तुम्हारे इस कंप्यूटर ने, एक ऐसा कंप्यूटर जो दुनिया में कहीं तो बैठा है, तुम्हें पता नहीं है कहाँ है, लेकिन कहीं तो बैठा है। तो उस कंप्यूटर से ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए जानने के लिए, बहुत सारी, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। तो इसको ही थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अभी पोर्ट नंबर पे नहीं आते, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि ये चल क्या रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सारी आती कैसे है, कि कौन सा कंप्यूटर है जिसको ये पता है कि ये सब दिखाना है, ये कंटेंट। तो इसका पहला स्टेप ये है कि तुम्हारा जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS, विंडोज़, जो भी है, इसका वैसे 0th स्टेप मान लेते हैं। 0th स्टेप ये है कि जो तुम्हारा ब्राउज़र है, क्रोम इन दिस केस, वो बोलेगा OS को कि भाई मेरे को चाहिए codeam.com का IP एड्रेस, ठीक है। इस पर ज़रा थोड़ा गौर फरमाते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ जो तुम्हें नहीं लगी होगी पता, वो है एक IP एड्रेस। IP एड्रेस जैसे मैंने बोला, बेसिकली तुम कभी भी डोमेन नेम्स के साथ बात नहीं करते, तुम लोग बात करते हो कंप्यूटर्स के इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस से। ये एक यूनिक नंबर है। अगर एक पब्लिक कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो ये एक यूनिक नंबर है उस कंप्यूटर का, या मतलब एक कंप्यूटर का ही मान लो तुम, अभी ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। तो उस कंप्यूटर का एक ही यूनिक नंबर है जो कि तुम्हें हेल्प करेगा उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने पे पूरी दुनिया में, ठीक है। तो तुम्हें उसका IP एड्रेस चाहिए पहली चीज़, क्योंकि ये उसका एड्रेस है। अगर तुम्हें किसी के भी घर जाना है तो पहली चीज़ क्या लोगे, उसका एड्रेस ही तो लोगे बंदे का, है ना। तो तुम्हारा जो ब्राउज़र है वो कहेगा भाई मेरे को ये तो पता है कि इस बंदे को codeam.com चाहिए, क्योंकि वो तो तुमने खुद URL में लिखा, ठीक है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि उसका IP एड्रेस क्या है। तो तुम्हारा जो ब्राउज़र है ना, वो तुम्हारा जो OS है, वो कहेगा तू रुक मैं पता करता हूँ, ठीक है। वो कहेगा मैं पता करता हूँ, तू यहीं रुक। तो तुम्हारा OS जो है
उसमें ना कुछ एक चीज़ होती है, उसका नाम होता है डीएनएस रिजॉल्वर। ये जो पूरा जो चीज़ है ना, ये डोमेन टू आईपी एड्रेस, ये वाला काम एक्चुअली डीएनएस रिजॉल्वर का है। तो तुम्हारा डीएनएस रिजॉल्वर क्या चीज़ है, पहले तो बताओ तुम्हारा डीएनएस क्या चीज़ है। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, सिंपल सा नाम है। काम इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नाम इसका सिंपल है क्योंकि इसका काम सिंपल है, मतलब काम कॉम्प्लिकेटेड है बट ओवरऑल सिंपल है। ये बंदा एक डोमेन उठाएगा और उसका आईपी एड्रेस तुम्हें दे देगा। जैसे कोड डैम का, इसको अगर तुम एक फंक्शन की तरह मानो, तो अगर तुमने डीएनएस ऑफ कोड डैम कॉल करा तो ये तुम्हें क्या देगा, एक 1.2.3.4 दे देगा। सिंपल कर रहा हूँ बहुत मामला, ज़्यादा वो मत करना कि यार इसमें तो आईपी एड्रेस आते हैं बहुत सारे, इसमें तो रिकॉर्ड्स आते हैं, ए रिकॉर्ड सी नेम रिकॉर्ड, मेरे को पता है बट अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, इसलिए इसको सिंपल रखूँगा। तो डीएनएस फंक्शन तुमने कॉल करा डोमेन के साथ, आईपी एड्रेस उसने उठा के दे दिया। ठीक है भाई, तो ये जो डोमेन नेम रिजॉल्वर है, ये डोमेन नेम सिस्टम है, इसके जो जो एक प्राइमरी डीएनएस होता है, जो पहला कंप्यूटर होता है जो तुम्हारे ओएस को बात करनी ही करनी है जिससे, वो मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हारा आईएसपी देता है। ठीक है, तुम्हारा आईएसपी कौन हो गया, जो तुम्हारा नेट लगा के गया घर पे। ठीक है, भैया जो आते हैं नेट लगाने वाले, वो तुम्हारा जब कंप्यूटर सेटअप कर रहे होते हैं ना, तो वो या तो डीएनएस डाल देते हैं मैनुअली, आजकल तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है वैसे, बट पहले के टाइम पे हम ज़रा डीएनएस डालते थे मैनुअली। तो अगर तुम पहले के कुछ हो बच्चे टाइप तो तुम्हें पता होगा कि जब तुम्हारा कंप्यूटर सेट होता था तो ऐसे भैया कुछ डालते होंगे, एक स्पेसिफिक सा नंबर 172.3 कुछ तो डालते होंगे, है ना। अगर नहीं है याद तो छोड़ो, आजकल अपने आप डिटेक्ट हो जाता है। मेरे को भी इतना टेक्नोलॉजी पता नहीं कि पहले क्यों नहीं होता था, बट ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व करी है। तो जो ये यूआरएल होता है, ये जो 172.something.something.something है, ये जो यूआरएल है ये तुम्हारे कंप्यूटर पे, ये वैसे गलत आईपी एड्रेस है, इसकी रेंज ही 255 से बाहर है, बट स्टिल ये जो आईपी एड्रेस है ये तुम्हारा क्या है, डोमेन नेम सिस्टम रिजॉल्वर, डीएनएस रिजॉल्वर। तो ये जो होता है ये पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि भाई, मतलब इसने ओएस को तो क्रोम को तो बोल दिया कि रुक मैं करता हूँ जुगाड़, लेकिन इसको खुद कुछ नहीं पता, है ना, क्योंकि ओएस भी क्या है तुम्हारा सेम सिस्टम पे है, तो इसको खुद कुछ आइडिया नहीं है कि भाई मैंने बोल तो दिया अब उसको, अब लेकिन लाऊं वहाँ से आईपी एड्रेस। तो ओएस जाता है डीएनएस के पास। ठीक है, तो ओएस कहेगा, ओएस भाई डीएनएस मेरे को आईपी चाहिए किसका, coddam.com का, है ना। तो भाई डीएनएस भी अपनी अलग ही चौड़ में, डीएनएस कहता है कि तू रुक मैं बताता हूँ। अब यही चल रहा है, मतलब तुम्हारे ओएस ने ब्राउज़र को बोला, अब डीएनएस ओएस को बोल रहा है। अब कमाल की बात ये है कि इस आईपी एड्रेस को भी नहीं पता कि coddam.com कहाँ है ना, क्योंकि इसको सारे जब आप पता हो तो ये तो बहुत हैवी सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि कहाँ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, तो इसको भी नहीं पता। तो ये भी भाई मतलब खेल गया यहाँ पर, है ना। तो इसने बोल तो दिया इसको, लेकिन इसको खुद नहीं पता तो ये खुद कंफ्यूज है कि अब मैं करूँ क्या। लेकिन इस डीएनएस को कुछ ऐसा पता है जो तेरे ओएस को नहीं पता था। अब यहाँ पर पता है हो क्या रहा है, अगर यहाँ पर तुम अगर ढंग से देख पाओ ना, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हर बंदा बोल तो रहा है कि तू रुक मैं बताता हूँ, लेकिन हर स्टेप पे नॉलेज बढ़ रही है, इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है। तुम्हारे ब्राउजर्स को कुछ नहीं पता, है ना, उनको कुछ नहीं पता कि रिजॉल्व कैसे करना है। तुम्हारे ओएस को ये तो नहीं पता कि रिजॉल्व कैसे करना है, लेकिन उसको एक कॉन्टैक्ट पता है कि मेरे को ये पता है भाई कि डीएनएस रिजॉल्वर कौन सा अपना, तो ये आईपी एड्रेस तेरे ओएस को पता है ना। अब सेम वे तुम्हारा जो डीएनएस है, ये वाला जो बंदा है, इसको ये तो नहीं पता कोडडैम, इसको फाइनल जवाब नहीं पता, लेकिन इसको ये पता है कि रूट नेम सर्वर कहाँ है। ठीक है, अब थोड़े से स्टेप्स स्किप करूँगा मैं यहाँ पर क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन रूट नेम सर्वर बेसिकली ऐसे डेडिकेटेड कुछ सर्वर्स होते हैं जिनको खुद नहीं पता ठीक है, तो ये बहुत चलेगा अभी कि जिनको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से 12 या 14 ऐसे सर्वर, मैं भूल गया एग्जैक्ट काउंट, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसे 12 या 14 ही हैं। इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा कि क्या क्या मतलब कहाँ है डोमेन क्या है, लेकिन इनको ना ये चीज़ें पता है कि टॉप लेवल डोमेन जैसे इसका .com है ना। तो क्या बोलते हैं कि ये बोलेगा कि भाई coddam.com बता दे रूट नेम सर्वर को, तो रूट नेम सर्वर बोलेगा
क्या बोलेगा, भाई मेरे को तो पता नहीं, ये सच बोलता है ना, रूट नेम सर्वर बढ़िया आदमी है, ये सच बोलता है, भाई मेरे को तो पता नहीं, लेकिन तू ये .com का एड्रेस ले ले। ठीक है, तो इसने बहुत मदद कर दी, मतलब देख रहे हो कितना, मतलब कितना स्पेस नारो डाउन कर दिया इसने, सर्च स्पेस। .in है, ये है, वो है, सब है, अटरम फटरम। तो इसने एक नया आईपी एड्रेस दे दिया, सपोज ये दे दिया, ठीक है, डीएनएस, तुम्हारे डीएनएस को, जो तुम्हारा आईएसपी है। तो ये जो है ना, अब रूट नेम सर्वर ने ये उठा के दे दिया इसको कि ये लो भाई, ये आईपी एड्रेस ले लो। मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या सीन है, बस मेरे को ये पता है कि .com की जो चीज़ें हैं ना वो इस बंदे को पता है। तो अब तुम्हारा डीएनएस क्या करता है, अब तुम्हारा डीएनएस जाता है यहाँ, इसको पूछता है कि भाई codedown.com बता दे। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी थोड़ा सा सीन चलता है। मैं नेम सर्वर्स वगैरह में नहीं जाऊँगा, रूट नेम सर्वर नहीं, यहाँ पर ही अपने पास आ गया जो ये है TLD वाला सर्वर। ये इसको कुछ कुछ बोलेगा और ये एक जगह रीडायरेक्ट कर देगा, जो कि नेम सर्वर्स होते हैं। इसमें मैं एंटर नहीं कर रहा, बट तुम थोड़ा सा फोकस यहीं रख लो, मतलब यही समझ लो कि ऐसा ही एक आध स्टेप और होता है बीच में, कि ये इसको बताता है कि यहाँ पर जा, ये इसको बताता है कि यहाँ पर जा। तो जब फाइनली एक आईपी एड्रेस उसको मिल जाता है ना, जो कि नेम सर्वर होता है, और ये हॉप्स हो सकते हैं बीच में, मतलब एक आध हॉप्स और हो सकते हैं। सपोज एक फाइनल आईपी एड्रेस मिल गया जो कि तुम्हारा होस्टिंग प्रोवाइडर का नेम सर्वर है। मतलब कि जैसे मैंने अगर ये क्लाउडफ्लेयर से ख़रीदा है, जो एक वेबसाइट है, उसके नेम सर्वर पे अगर मैं पहुंच गया ns1.cloudflare.com कुछ ऐसा है उनका, तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये codedown.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो अगर मैं सपोज क्लाउडफ्लेयर के किसी आईपी एड्रेस पे पहुंच गया, उसके नेम सर्वर पे पहुंच गया, ऐसे चलते चलते, है ना, तो थोड़े से स्टेप स्किप कर देता हूँ, यहाँ पर x लिख देता हूँ। तो भाई ये codedown.com का आईपी एड्रेस बता दे। ठीक है जी, तो अब इस भाई ने बोल दिया कि लो भाई जामुन खाओ, ये लो। इसने बोल दिया कि लो भाई 1 2 3 4, ये हो गई कहानी ख़त्म। ये जैसे ही मिल गया ना तुम्हारा डीएनएस खुश हो गया। तुम्हारे डीएनएस ने वापस ओएस को बोला ले भाई फाइनली तेरा आईपी ला के दे दिया मैंने। तुम्हारे ओएस ने ब्राउज़र को बोला ले भाई तेरा आईपी ला के दे दिया मैंने, और तुम्हारा ब्राउज़र हो गया खुश। ठीक है, उसको खुश क्यों हो गया वो, क्योंकि उसको एक कंप्यूटर मिल गया नेट पे जिससे अब वो कनेक्ट कर सकता है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिल गया जिससे वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर एक बात ये समझो कि अगर सपोज मैं codedown2.com पे जाता हूँ, जो कि ऑब्वियसली एक साइट है जो मेरे को पता है कि एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि किसी कोई बेवकूफ़ी होगा जो codedown2.com खरीदेगा codedown के बाद, है ना। तो codedown2.com पे आ रहा है सर्वर आईपी एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड, है ना। समझ रहे हो इस एरर मैसेज का मतलब समझ रहे हो। ये तुम वैसे इग्नोर कर देते होगे, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये जो सारी अटरम फटरम चीज़ हुई, यहाँ पर ब्राउज़र ने ओएस को बोला, ओएस ने डीएनएस को बोला, डीएनएस ने आगे बोला, आगे वाले ने आगे बोला, रूट नेम सर्वर ने ये दिया .com वाले पे जाओ, इसने बोला कि यहाँ करो, इसने बोला यहाँ करो। लेकिन जो फाइनल था ना, कहीं पर बीच ने एक बंदे ने जवाब दे दिया कि भाई इससे आगे तो पता नहीं, इससे आगे इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। इस सब ने हाथ खड़े कर दिया कि भाई हमें नहीं पता ये कहाँ है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे जवाब दे दिया गया कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक बॉटल नेक मिल गई यहाँ पर, बॉटल नेक तो नहीं, एक रोड स्टॉप मिल गया यहाँ पर। तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि तुम्हारा डीएनएस ने हाथ खड़े कर दिया कि भाई ये तो गलत डोमेन है, तूने कुछ तो गलती करी है। तो तुम्हारा ब्राउज़र कहेगा कि भाई चलो ठीक है, फिर तो आईपी एड्रेस मिल ही ना रहा। तो इसलिए कभी कभी ये भी बोलते हैं कि अपना डीएनएस कैश क्लियर करो, अपना ये करो वो करो। कैश क्लियर करो का क्या मतलब हुआ कि सपोज तुम्हारा यहाँ पर कुछ गलत कैश बना हुआ है कि ये वाला आईपी या ये वाला डोमेन codedown.com का कुछ आईपी एड्रेस ये है जो कि अब ओल्ड हो चुका है या फिर कुछ है ही नहीं। तो अगर तुम्हारा ऐसा कैश वैश है तो ऐसे डीएनएस रिलेटेड एरर्स आ सकते हैं जहाँ पर तुम्हारी साइट ना खुले। तभी बोलते हैं कि डीएनएस कैश वगैरह क्लियर करो और फिर रिफ्रेश वगैरह करो। तो एनीवे, होपफुली तुम्हें थोड़ा डीएनएस का आइडिया लगा है। अभी तो आई थिंक आधे घंटे के अराउंड ही हुआ है, थोड़ा और खींचते हैं। तो
एक बार तुम्हारा जब ये डोमेन आ गया ना, तुम्हारा IP एड्रेस आ गया, तो तुम्हारी आधी लाइफ सॉर्ट हो गई। क्यों सॉर्ट हो गई? क्योंकि अब तुम्हारे पास एक डायरेक्ट कंप्यूटर का एक्सेस है इंटरनेट पर, मतलब ब्राउज़र कनेक्ट कर सकता है। लेकिन आधी दिक्कत अभी भी है। आधी दिक्कत का एक पार्ट ये है कि तुमने मतलब बंदे का घर ढूंढ लिया, ठीक है, ये बंदे का घर है, लेकिन अब ये जो बंदा है ना, इसको ऐसा समझो कि ये बंदा बहुत ही आलीशान बंदा है। और इसको बंदा छोड़ो, इसको बंदा मत समझो, ये समझो कि ये रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब तुम रेस्टोरेंट में जाते हो तो लेन्स होती है ना, ऐसे काउंटर्स होते हैं। तो ये जैसे 1 काउंटर 1 हो गया, ये काउंटर 2 हो गया, ये काउंटर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना। सपोज ये मान लेते हैं। अरे यार लाइट ऐसी ही बना देते हैं, ठीक है, और नहीं बना रहा मैं, तो इसी में समझ जाना। तो ये काउंटर हो गए तुम्हारे रेस्टोरेंट के। तो अब तुम्हें मतलब ये समझना है कि एप्लीकेशन लेवल में ना, एप्लीकेशन लेवल में जब तुम होते हो तो हर एक काउंटर पे समझो कि एक दूसरी सर्विस चल रही है। सपोज जैसे तुम प्रिंटर यूज़ कर रहे हो अपना घर पे, ठीक है, तो तुमने प्रिंट करा, तो नहीं, गलत गलत पॉइंट हो गया, एक सेकंड, कुछ और सोचते हैं। सपोज कि तुमने सपोज अपने कंप्यूटर पे, चलो प्रिंटर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कि एक तो तुम प्रिंट कर रहे हो और एक सपोज तुम गाने सुन रहे हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तुम्हारी 2 सर्विसेज चल रही है कंप्यूटर पे, है ना, एक गाने वाली, एक प्रिंटर वाली। ऐसे ही इंटरनेट पे तुम काफ़ी सारी सर्विसेज एक्सपोज कर सकते हो। एक सर्विस हो सकती है जो तुम्हारा ऐसे वेब पेज भेज रही है ना। एक सर्विस हो सकती है जो कि मतलब मान लो कि एक दूसरा वेब पेज भेज रही है। मतलब सर्विसेज तो बहुत सारी होती है, SSH को ले लो, FTP ले लो, बट मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि कोई बढ़िया एग्जांपल मिल जाए। तो यही मान लो कि सपोज एक कंप्यूटर पे मैं एक सर्विस चला रहा हूँ जिससे codedam.com का रिजल्ट है, और दूसरे पे चला रहा हूँ जिससे example.com का रिजल्ट है, ठीक है। सेम कंप्यूटर पे दो काम हो रहे हैं। तो अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि सपोज करो मेरे को IP एड्रेस मिल गया उसका कंप्यूटर का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या होता है, ठीक है। अब इसको जब मैं कनेक्ट करूँगा इस कंप्यूटर पे, तो मेरे को ना इस कंप्यूटर को कनेक्ट करते वक्त एक पोर्ट नंबर देना है। एक पोर्ट नंबर क्या होता है, जो मैंने तुम्हें कॉलन डाल के दिखाया था ना, 443। ये 443 बेसिकली एक पोर्ट नंबर है, और ये पोर्ट नंबर की रेंज बता देते हैं पहले, 1 से लेकर 65535 आई थिंक, ठीक है। ये 6 भी हो सकती है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट इसकी आसपास की रेंज ही होती है, ठीक है। तो क्यों है भाई ये क्या वियर्ड सा नंबर है? ये बेसिकली ये 2⁻32 - 1 वाला नंबर है, ठीक है। और इसमें तुम यार CS पढ़ोगे थोड़ा सा तो तुम्हें समझ आएगा कि क्यों है ये, क्योंकि उसका पोर्ट नंबर का जो फील्ड होता है वो 32 बिट्स का होता है, तो समझोगे। बट अभी के लिए लाइट ले लो, अभी के लिए सोच लो कि बस होता है, ठीक है। 65535 रेंज है। तो ये जो पोर्ट नंबर है ना, इसको ये मान लो कि ऐसे 6535 काउंटर्स बने हुए हैं हर कंप्यूटर पे, और हर काउंटर पे ना तुम एक अलग सर्विस स्टार्ट कर सकते हो टेक्निकली। कुछ पोर्ट्स, बहुत सारे पोर्ट्स रिजर्व होते हैं 1-2 हज़ार में, लेकिन सोच लो कि तुम हर पोर्ट पे एक सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। एक सर्विस क्या हो गई कि ये वेब पेज 1, जैसे इसको मैं W दे देता हूँ नाम, ठीक है, ये X हो गया, ये वेब पेज 2 हो गया, ये वेब पेज 3 हो गया, ये वेब पेज 4 हो गया, YZ, ठीक है। तो एनीवे सपोज करो मैंने पोर्ट नंबर 300 पर वेब पेज 1 स्टार्ट करा, 400 पे वेब पेज 2 करा, 500 पे 3 करा, 600 पे 4 करा, और ये बाकी मैंने खाली छोड़ दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं जब codedam.com कॉलन 300 विजिट करूँगा ना, तो मेरे को वो वाला वेब पेज मिलेगा जो 300 पे चल रहा है। कॉलन 400 विजिट करूँगा तो ये वाला मिलेगा, 500 करूँगा तो ये वाला मिलेगा, 600 करूँगा तो ये वाला मिलेगा। तो तुम्हें पता चल रहा है ना क्या हो रहा है, कि मैंने ना एक प्रोसेस को, जो जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, प्रिंटर छोड़ो, प्रिंटर तो बहुत ही घटिया एग्जाम्पल था। जैसे सपोज म्यूज़िक है और पेंट कर रहे हो तुम यूजिंग MS पेंट, है ना। तो म्यूज़िक एक प्रोसेस है, तुम्हारे कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, और MS पेंट एक सॉफ्टवेयर है। तो मैंने म्यूज़िक को 300 पोर्ट दे दिया और
पेंट को 400 दे दिया कि अगर तुम्हें किसी रिमोट कंप्यूटर से पेंट करना है या म्यूज़िक सुनना है अपने ओरिजिनल कंप्यूटर पे, तो तुम 300 या 400 रिस्पेक्टिवली को यूज़ करोगे। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि मैं एक ही सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ अब, लेकिन उसमें मल्टीपल सर्विसेज चला पा रहा हूँ। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस सेंस में है कि अगर मेरे पास बहुत ही बढ़िया एक कंप्यूटर है जिसमें बढ़िया कोर्स वगैरह रैम्स वगैरह लगी हुई हैं, तो मैं उसका बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकता हूँ, है ना। अगर मेरे को 2 वेब सर्वर्स चाहिए, वेबसाइट्स चलानी है, तो मेरे को अब 2 कंप्यूटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें बस रैम और उसका प्रोसेसर अगर चाहूँ तो बढ़ा दूँ और बढ़िया वेबसाइट्स चलाऊँगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन है कि तुम पोर्ट नंबर्स रखो, नहीं तो तुम्हें हर एक कंप्यूटर के लिए एक डिफरेंट आईपी एड्रेस चाहिए होगा, हर सर्विस के लिए एक डिफरेंट आईपी एड्रेस चाहिए होगा, जो कि बहुत रिसोर्स में वेस्टफुल है। तो एनीवे, जैसे ही तुमने ये 300 400 500 पे चलाया, ठीक है, तो तुम्हारी सर्विस खुल जाएगी। अब सवाल ये है कि ये फिर 500, अगर मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ 500 600, ये हमें यहाँ यूआरएल में क्यों नहीं दिखता? यूआरएल तो खाली है ना भाई। यूआरएल खाली इसलिए है क्योंकि यूआरएल में ना काफ़ी सारे पोर्ट्स ब्राउज़र्स को ऑलरेडी पता है। जैसे कुछ सर्विसेज के ना कुछ स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं कि भाई ये सर्विस ना मोस्ट लाइकली इस पे तो चलेगी, किसी और पे भी चल सकती है। जैसे यहाँ पर हम 4 वेब सर्वर चला रहे हैं, लेकिन इसकी सर्विस तो ये पोर्ट नंबर ही है, ये पोर्ट नंबर तो इस सर्विस का ही है। फॉर एग्जाम्पल, जो पोर्ट 80 है, मतलब वो तो भाई मान लो कि HTTP पे ही है। कोई मतलब बहुत ही वियर्ड रीज़न होगा, कोई बंदा अगर पोर्ट 80 पे कोई और सर्विस चला रहा है, क्योंकि पोर्ट 80 तुम्हारे ब्राउज़र्स में हार्ड कोडेड है कि अगर यहाँ पर कभी भी कोई पोर्ट 80 लिखेगा ना यहाँ पर, तो उसको अपने आप गायब कर दो, यहाँ पर HTTP कर दो और HTTP पे विजिट करो। तो बेसिकली ये और है, HTTP coddam.com पे जब तुम जाते हो पोर्ट 80 ऐसे जाते हो, तो तुम्हारे ब्राउज़र को ऑलरेडी पता है कि यार ये तो coddam.com ही है, तो वो 80 को गायब कर देता है, ठीक है। 443 क्या होता है? 443 है HTTPS का डिफ़ॉल्ट पोर्ट। अब तुम मेरे से ये मत पूछना कि ये इतना डिस्टेंस क्यों है 80 और 443 में, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे को भी नहीं पता कि 443 लोगों ने क्यों चूज़ करा। लेकिन ये स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं, ये स्टैंडर्ड पोर्ट है, ये कन्वेंशन है कि 443 जो है HTTPS पे भी यूज़ होता है। अब क्या इसका ये मतलब है कि मैं पोर्ट 500 पर HTTPS नहीं चला सकता? इसका जवाब बताओ मेरे को थोड़ा 1 सेकंड सोच के। क्या इसका मतलब है कि HTTPS जो है वो 443 पे ही चलेगा? जी नहीं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि HTTPS 443 पे ही चलेगा। HTTPS आप 500 पे भी चलाओ, लेकिन जब आप HTTPS 500 पे चलाओगे और जब आप ब्राउज़र में विजिट करोगे ऐसे, तो आपका 500 यहाँ दिखेगा, आपको ये 500 यहाँ हमेशा दिखेगा, ठीक है। ये क्यों दिखेगा? मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा उसका बढ़िया सा। हाँ, कोडडैम की साइट पर ही एक्चुअली, अगर मैं प्लेग्राउंड पे जाऊँ HTML CSS, ठीक है, प्लेग्राउंड बूट करते हैं, HTML CSS सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये देख रहे हो, ये URL देख रहे हो यहाँ पर dns.coddam.com 5035। यहाँ पर अगर मैं इस URL को विजिट करूँ ना, यहाँ पर ये देखो, ये जो वेब पेज खुला, ये जो URL है तुम्हारे पास, इसमें देख रहे हो ब्राउज़र ने 5035 गायब ही नहीं करा। पकड़ रहे हो बात? क्यों नहीं गायब करा? क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट है। HTTPS बोल दिया मैंने, लेकिन अगर ये 443 नहीं है तो ब्राउज़र गायब नहीं करेगा। ब्राउज़र कहेगा कि भाई ये तो कुछ और चल रहा है, यहाँ तो भाई दिखाना पड़ेगा पोर्ट, तो यहाँ दिखाएंगे और बढ़िया चलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझो यार कि ये पोर्ट नंबर का कुछ बढ़िया सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इस पे तो आते हैं HTML CSS पे बाद में, अभी तो वापस आते हैं। तो पोर्ट नंबर हो गया एक बार, और थोड़ा सा फटाफट कवर कर देता हूँ। HTTP में तो ज़्यादा डाइव इन नहीं करेंगे अभी, जो HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये छोड़ो। coddam.com पे ही आते हैं। पोर्ट नंबर हो गया 443, ठीक है। पोर्ट नंबर हो गया तुम्हारा, इसके बाद आता है पाथ, ABC, लर्निंग पाथ्स, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये तो स्टैंडर्ड टिपिकल थिंग है, तुमने देखे ही होंगे ये तो, है ना। तो ये हो गया एक और चीज़। अगली चीज़, जो फाइनल चीज़ जो URL में होती है, वो क्वेरी पैरामीटर्स भी होते हैं। तो ये भी क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली ये पार्ट ऑफ URL ही है। और फाइनल ये जो होती है, ये हैश चीज़ होती है, ठीक है। दी ओनली थिंग जो कि सर्वर को कभी नहीं पता चलती URL में क्या है,
वो ये चीज़ होती है बाय डिफ़ॉल्ट, हैश वाला पार्ट। हैश के आगे जो भी होता है ना, वो कभी भी तुम्हारा ब्राउज़र सर्वर पे नहीं भेजता। तो तुम्हारा सर्वर हमेशा इसको ऐसे देखेगा, लेकिन तुम्हारा URL का ये एक्चुअल कंप्लीट फॉर्मेट जो है वो यही है, तुम्हारा हैश भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई तुम्हारा URL का एक टिपिकल ब्रेकडाउन। जो HTTP प्रोटोकॉल है ना, उस पर भी चलो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे वीडियो लंबी हो गई है बट कोई नहीं। जो HTTP प्रोटोकॉल है, देखता हूँ मैं अगर आता है, अगर एक बार ही मैं आ गया तो करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आया नहीं। वैसे example.com पे जाते हैं, हाँ जी यहाँ पर आ गया। तो व्यू सोर्स जो है, ठीक है, मैंने तुम्हें लिख के दिखाया था, याद है ना तुम्हें स्टार्टिंग में जब लिख के दिखाया था। तो ये है तुम्हारा HTTP प्रोटोकॉल। मतलब जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे हो, क्या है, तुम दोस्त से मिलते हो, तुम जाके बोलते हो कि भाई क्या हाल है। पहली चीज़ यही बोलते हो ना कि भाई क्या हाल है, क्या सीन है, जो भी बोलते हो। तो ऐसे ही ये जो get/HTTP 1.1 है, ये बेसिकली कंप्यूटर्स का HTTP पे जो बात कर रहे हैं उनका वो है कि क्या सीन है। ठीक है तो तुम्हारा कंप्यूटर को अगर कभी किसी सर्वर को बोलना हो HTTP पे कि क्या सीन है भाई, तो वो ये बोलेगा get/HTTP 1.1। अब ये स्लैश जो है ये बेसिकली तुम्हारा पाथ नेम है। जैसे अगर मैं /ABC पे जाऊँगा तो get/ABC हो जाएगा। ऐसी ये कुछ हेडर्स हैं। HTTP में जाएंगे, थोड़ी तसल्ली से जाएंगे, थोड़ा मैं इसको ढंग से कवर करना चाहूँगा क्योंकि इसका ना यार काफ़ी हिस्ट्री है। तो अभी थोड़ा डाइव इन करेंगे ना। ये HTTP 1.1 देख रहे हो ना, काफ़ी लंबे समय से आया है। मतलब हम 1.1 तो अब कुछ नहीं है, खैर HTTP 3 आ गया है, तो करेंगे इसको, बढ़िया कवर करेंगे। तो अभी थोड़ा सा रैप अप करते हैं क्योंकि वीडियो हो गई है थोड़ी सी लंबी। तो आई होप तुम लोगों ने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में, कुछ बढ़िया पता चला होगा। अगर पता चला, मज़ा आया, तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो। मेन चैनल भी चेकआउट कर लो, कोड डैम यार, उस पर तो मतलब करते ही रहो, उस पर तो बहुत ही कंटेंट है, काफ़ी टाइम से डाला है। बट इस चैनल पे करा है स्टार्ट, तो इस पर थोड़ा प्यार दिखाओ। एम करते हैं, कैरी की भाषा बोल रहा हूँ मैं, नहीं, एम करते हैं 50 लाइक का या 100 लाइक का जो भी है, चलो 100 लाइक का एम करते हैं। ठीक है, तो ठीक है यार, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दैट इज़ ऑल। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कुछ और बढ़िया डिस्कस करेंगे।